एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के हम इस सेशन में यूथनेशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यूथनेशिया, जिसे हम इच्छा मृत्यु के नाम से भी जानते हैं या फिर सहायता प्राप्त मृत्यु के आधार पर भी हम इसे समझते हैं। तो ये क्या है, क्यों हमारे लिए रिलेवेंट है? हमारे यूपीएससी के जो पेपर हैं उनमें जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस और जीएस पेपर जो 4th है एथिक्स से संबंधित, ये दोनों ही पोर्शंस को ये टॉपिक कवर कर रहा है। तो हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, इंडिया में यूथनेशिया का क्या स्टेटस है, जो भी रिलेवेंट लैंडमार्क केसेस आज तक आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, संविधान इसमें क्या कहता है, राइट। तो सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे और जो भी बोल सकते हैं हम, जो भी फॉर्म से रिलेटेड हमें कंफ्यूजन है यूथनेशिया के, उसको भी हम आज क्लियर करेंगे। तो दैट इज अबाउट आवर टॉपिक। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हाल ही में जो हरीश राणा है, राइट, उनके पैसिव यूथनेशिया का जो केस था उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो पैसिव यूथनेशिया के लिए जो एक मेडिकल बोर्ड स्थापित होता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो पिटिशन लगाया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेडिकल बोर्ड, पैसिव यूथनेशिया, ये सब चीज़ें क्या है, ये सेशन में अभी हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने हमेशा आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को समझा है, राइट टू लाइफ। और कहीं ना कहीं हम यहाँ कंफ्यूज रहते हैं अबाउट राइट टू डाई। क्या राइट टू डाई मतलब मरने का अधिकार जीने के अधिकार से संबंधित है या क्या उसका ये हिस्सा है? क्योंकि अगर हम मेनका गांधी के केस में देखें तो मेनका गांधी के केस में राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है उसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर ब्रॉड या वाइड कर दिया गया था, क्योंकि उसमें हमने राइट टू लिव विद डिग्निटी यहाँ पर ऐड किया, जिसके अंदर हम समझते हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार सभी को है। तो क्या राइट टू डाई, मरने का अधिकार, आर्टिकल 21 का हिस्सा है, नहीं है? क्या ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है? ये सारी चीजें हम बाय द एंड ऑफ द सेशन कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट जो इच्छा मृत्यु है, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है? तो यूथनेशिया जो है वो एक ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें यूथनेशिया में ईयू का मतलब होता है गुड एंड थैनेटोस का मतलब होता है डेथ। तो यूथनेशिया को अगर हम इसका मीनिंग देखें, दैट मीन्स गुड डेथ, या बोल सकते हैं कि अच्छी मृत्यु, राइट। तो ये है यूथनेशिया का मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब अगर हम बात करें तो यूथनेशिया से तात्पर्य क्या है? यूथनेशिया का सीधा सा मतलब है कि कोई भी, आप इमेजिन करो, कोई भी एक मरीज जो बहुत ही इनक्योरेबल डिजीज से गुजर रहा है, मतलब उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, राइट, और एक तरह से बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो यूथनेशिया का सीधा सा अर्थ है कि किसी भी पेशेंट की पेन को, पीड़ा को कम करने के लिए उसकी डेथ में एक्सेलरेशन लाना, या बोल सकते हैं उसकी मृत्यु में तेजी लाने का जो प्रोसेस है उसे यूथनेशिया कहा जाता है। पेशेंट की पीड़ा को सीमित करने के लिए, पेशेंट के जीवन को समाप्त करना, एक धीमी, एक दर्दनाक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक अशोभनीय मौत की बजाय एक अच्छी मौत देना, दैट रेफर्स टू यूथनेशिया, राइट। तो आइए समझते हैं कि यूथनेशिया के फॉर्म्स क्या है, कौन सा फॉर्म या कौन सा जो बोल सकते हैं प्रकार है वो भारत में लागू हो सकता है या किया गया है। तो इसके दो प्रकार हैं, मतलब इट हैज टू फॉर्म्स, एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय यूथनेशिया, मतलब सक्रिय इच्छा मृत्यु, और पैसिव का मतलब होता है असक्रिय। तो क्या फर्क है दोनों के अंदर? देखिए, अगर हम बेसिक डिफरेंसेस यहाँ देखें, एक्टिव यूथनेशिया या सक्रिय यूथनेशिया का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर जानबूझकर, मतलब एक इंटेंट, दोनों यूथनेशिया के प्रकार में सिर्फ इंटेंट का फर्क है कि आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। एक्टिव यूथनेशिया की अगर हम बात करें तो कभी भी
इसको आप एक तरह से सहायता मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड का भी नाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जानबूझकर डेलिबरेटली उस इंटेंशन के साथ किसी की जिंदगी खत्म करना कि हमें उन्हें मौत देनी है, तो डेलिबरेटली एंड एक्टिवली डूइंग समथिंग, जैसे कि कोई भी एक लीथल इंजेक्शन लगा देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लीथल इंजेक्शन या उन्हें ओवरडोज दे देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, तो एक इंटेंट जिससे पेशेंट डायरेक्टली अफेक्ट हो। तो एक्टिव का मतलब तो हो गया डायरेक्ट, बोल सकते हैं यहाँ पर यूथेनेशिया। अब क्या एक्टिव सक्रियता से किसी को मारना या एक्टिव यूथेनेशिया भारत में लीगल है? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बोल सकते हैं इलीगल है, राइट। भारत में भी ये इलीगल है। तो पहले हमने समझा एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया क्या है? पैसिव का मतलब है कि दूसरे ऐसे कई तरीके अपनाना जिससे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है पेशेंट के लिए वो कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। मतलब कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो है उसको होल्ड पे डाल देना, ताकि धीमी मौत अगर हम देखें तो वो उसकी हो सके। तो लाइफ सपोर्ट या फिर जो इलनेस है, बोल सकते हैं जो डिजीज है, उसकी दवाइयों पे होल्ड डाल देना, मतलब उसकी दवाइयों को या उसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करना क्योंकि क्योरेबल नहीं है, राइट। तो इट्स लाइक दैट कि इट इज लीगल। अब अगर हम बात करें तो भारत में भी पैसिव यूथेनेशिया लीगल है। कब लीगलाइज हुआ ये अभी हम देखेंगे। तो एक्टिव यूथेनेशिया क्या है कि जब कोई भी पर्सन या मेडिकल प्रोफेशनल एक उद्देश्य के साथ किसी को पेशेंट को डेथ दे, मौत दे। और 3 तरह के एक्टिव यूथेनेशिया होते हैं, सक्रिय यूथेनेशिया, जिसमें कंसेंट के आधार पर, कंसेंट मतलब कि आपकी बोल सकते हैं इच्छा अनुसार, राइट। तो वॉलेंटरी यूथेनेशिया का मतलब है अगर पेशेंट खुद कहे, राइट, जो कि आप मुझे इस तरह से लीथल इंजेक्शन दीजिए, या फिर बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें उनकी डेथ हो जाए, तो ये पेशेंट के कंसेंट से। नॉन वॉलेंटरी का मतलब होता है वो यूथेनेशिया जो पेशेंट की कंसेंट से नहीं होता, जो रोगी है उसके इच्छा से नहीं होता, कंसेंट से नहीं। इनवॉलेंटरी का मतलब हो गया कि जब पेशेंट कंसेंट देने लायक स्थिति में ही नहीं है, सिचुएशन में ही नहीं है, तो इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया कहलाएगा। तो 3 फॉर्म है यूथेनेशिया के, एक्टिव यूथेनेशिया के कंसेंट के आधार पर। अब आते हैं हम पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इट्स लाइक मर्सी किलिंग, जिसमें हम किसी भी पर्सन के, किसी भी पेशेंट की लाइफ को एंड करते हैं ताकि उसकी जो बोल सकते हैं सफरिंग है या फिर जो टर्मिनल इलनेस है या फिर इनक्योरेबल जो कंडीशन में वो है उससे उसे मुक्ति मिल जाए। दैट इज मर्सी किलिंग और पैसिव यूथेनेशिया। ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे जो भी वेंटिलेटर पे अगर कोई है, लाइफ सपोर्ट मशीन पर है, उसे हम यहाँ बंद कर दें। एक जो फीडिंग ट्यूब, आप कभी भी देखा होगा कि जो इंसान कॉन्शियस नहीं है, जो उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने काम कर पाए, कॉमा में है, तो उन्हें ट्यूब के आधार से क्या किया जाता है, ट्यूब की सहायता से उन्हें फीड किया जाता है खाना पीना, उसे यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। लाइफ एक्सटेंडिंग जो सर्जरीज है, राइट, जिनका कोई आउटकम नहीं निकल के आ सकता, उन्हें यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया जाए। और जो लाइफ एक्सटेंडिंग मेडिकेशन है, हम देखते हैं कि कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ जिंदा रखने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, उसे यहाँ पर कम कर देना। तो ये इनडायरेक्ट या पैसिव तरीके हैं जिससे इंसान को बोल सकते हैं सम्मान के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि हर एक इंसान सम्मान के साथ उसकी मृत्यु हो, ये हम देखते हैं। तो उसी को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पैसिव यूथेनेशिया जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया। अब देखिए, अगर हम भारत के अंदर, हमने ये देखा कि एक्टिव जो सक्रिय यूथेनेशिया है वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकता, इट इज इलीगल इन इंडिया। अगर हम बात करें पैसिव यूथेनेशिया या असक्रिय यूथेनेशिया की, तो भारत में इसके लिए कौन कौन से जजमेंट्स अभी तक हुए हैं, राइट, क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले देखिए कि पी राठी नाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर, वो राइट टू डाई, मरने का अधिकार भी इंक्लूड करता है।
मतलब आर्टिकल 21 में अगर जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी सबको है। बट हम वही देखते हैं कि सुसाइड करना या आत्महत्या करने की कोई कोशिश करता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, इलीगल है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रूल किया। फिर ज्ञान कौर का जो केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला केस था राठी नाम का उसे ओवर रूल कर दिया, बदल दिया, और यहाँ पर कहा कि जो अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है वो मरने के अधिकार को इंक्लूड नहीं करता है, डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। एंड फाइनली अगर हम देखें कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है तो वो है एक बोल सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट अरुणा रामचंद्र शानबा के केस में। शी वॉज द पर्सन जो 42 ईयर्स तक कॉमा में रही और ये जजमेंट आने से पहले ही निमोनिया से उनकी डेथ हो गई थी। पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहते हैं, बट इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि केस के आधार पर, मतलब इंसान या पेशेंट किस स्थिति में है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट वेजिटेटिव स्थिति में होते हैं, वेजिटेटिव स्टेट का सीधा सा मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते, दे आर अनअवेयर, दे आर अनरिस्पॉन्सिव कि उनके सराउंडिंग में क्या है। ब्रेन उनका डेड नहीं हुआ है बट कॉमा में होते हैं एक तरह से, इट इज सिमिलर टू कॉमा, वो बोल नहीं सकते, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इमोशंस को नहीं समझ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि असक्रिय जो यूथेनेशिया है, पैसिव यूथेनेशिया है, वो केस टू केस बेसिस पे लागू हो सकता है, मतलब इट इज अलाउड। पर एक्टिव यूथेनेशिया किसी भी स्थिति में क्या नहीं हो सकता, अलाउ नहीं हो सकता, राइट। और यहाँ पर जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दिया वो इस तरह का दिया कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट, मतलब जो पेशेंट ऐसी स्थिति में है जो बोल नहीं पा रहा, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, राइट, जो बहुत ही दर्द में है, पेन में है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सटर्नल सपोर्ट, उसकी जो लाइफ सस्टेन करने के लिए वेंटिलेटर है या कोई भी ऐसा सपोर्ट है जो उसे जिंदा रखे हैं, वो विथड्रॉ होगा। ये डिसाइड करेगी हाई कोर्ट, वट एवर द स्टेट इज कंसर्न। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कमेटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कमेटी का एक गठन होगा जिसमें कुछ साइकेट्रिस्ट होंगे, फिजिशियंस होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि हमें पेशेंट के, जो भी पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा डिसीजन हो, वो एक कमेटी मिलके डिसाइड करे। तो कमेटी के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा कि इन्हें पैसिव यूथेनेशिया दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, बट ओवरऑल इट इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द केस। जो बेस्ट हो, मतलब जो पेशेंट के हित में हो, वो यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो शानबाग केस है उसमें अलाउ किया था पैसिव यूथेनेशिया। दिस वाज इट। लैंडमार्क वर्डिक्ट अगर हम देखें तो 9 मार्च 2018 को आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी, सम्मान से मरने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। और यहाँ पर AMD मतलब एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स का भी यहाँ पर बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्रावधान दिया गया था, जिसके अंदर एक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कमेटी का गठन होगा जो ये डिसाइड करेगी कि क्या डायरेक्शंस हमें आगे लेने हैं पेशेंट के हित में। अगर पेशेंट खुद वॉलेंटरी या अपनी स्वेच्छा अनुसार डिसाइड नहीं कर पा रहा उसे क्या चाहिए, तो एक कमेटी का गठन होगा जो ये डिसाइड करेगी, जो डायरेक्ट करेगी कि आगे हमें क्या करना है। तो पहली बार ये AMD का मतलब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स यहाँ पर लाया गया। तो लैंडमार्क जजमेंट है और प्रेजेंट सिनेरियो हमने देखा है कि पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है बट ऑन अ केस बेसिस, कितना सीवियर है केस उस आधार पर। अब अगर हम बात करें तो आपकी मेंस की राइटिंग में, मेंस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि जो पैसिव यूथेनेशिया है कहीं ना कहीं इसके एथिकल कंसर्न ही है, ये किसी को मारना इट्स नॉट बोल सकते इट्स वेरी अनएथिकल, राइट। तो इसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है बट इससे रिलेटेड क्या प्रॉज और कॉन्स हैं ये अब हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव्स देखने हैं पैसिव यूथेनेशिया के, तो वो है कि अगर कोई बहुत ही दर्दनाक
दौर से गुजर रहा है, उसकी सफरिंग का कोई इलाज नहीं है, तो हम भी ये जानते हैं कि किसी को बोल सकते हैं एक अशोभनीय मौत से अच्छा है कि वो सम्मान के साथ, एक गुमान के साथ यहाँ पर उनकी मौत हो। तो डेथ में भी डिग्निटी होनी चाहिए, देयर शुड बी डिग्निटी। वहीं पे इसका नेगेटिव क्या है कि कोई भी इंसान पैसिव यूथनेशिया का मिसयूज कर सकता है अपने लोभ के लिए, जो कि हम देखते आए हैं। दूसरा अगर हम देखें तो पॉजिटिव्स में ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जो भी संसाधन वहाँ लग रहे हैं उन पेशेंट को बचाने में जिनका सफरिंग का कोई एंड ही नहीं है, राइट, जो कि बोल सकते हैं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो उन रिसोर्सेस को उधर डाइवर्ट करना चाहिए जहाँ पे किसी मरीज को सच में उसकी ज़रूरत हो, राइट। तो ये पॉजिटिव्स है। वहीं पे चैलेंज क्या है कि ये मेडिकल, जो हमारी मेडिकल एथिक्स हैं, जो हमारे रिलीजियस एथिक्स हैं, इन सब के खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे अगर हम देखें तो हम रिलीजन्स में हमारे अंदर बहुत सारे बोल सकते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम मानते हैं, लाइक लाइफ आफ्टर दैट, कर्मा एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, मेडिकल एंड रिलीजियस एथिकल कंसर्न। आगे पॉजिटिव्स की बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोई भी पेशेंट, किसी भी फैमिली मेम्बर का कोई भी पेशेंट है जो कॉमा में है, राइट, और कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है कि क्या है सराउंडिंग में, मेमोरी नहीं है, तो जो फैमिली होती है जो इस बर्डन को झेल रही होती है, चाहे वो फाइनेंशियली झेल रही हो, इमोशनली झेल रही हो, फिजिकली झेल रही हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेव करता है फैमिली को इस सारे बर्डन से। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि इंसान का ब्रेन डेड नहीं होता, राइट, वो कॉमा में है, बस वो अनअवेयर हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, समझ नहीं पाता है व्हाट्स गोइंग अराउंड एग्जैक्टली, इट्स लाइक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गन डोनेशन है, क्योंकि अगर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो जो ऑर्गन डोनेट करने का हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रावधान ला सकते हैं, जिससे कई जानें बचाई जा सके। वहीं पे चैलेंज ये है कि अगर मान लीजिए समय के साथ कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, जैसे पहले हम सुनते आते थे कैंसर का कोई इलाज नहीं होता था, आज इलाज चल रहा है, राइट, तो उसी के साथ साथ अगर ऐसी कोई सफरिंग है जिसका आज कोई इलाज नहीं है, बट बाद में जाके कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हो जाएं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, जिससे आगे इलाज हो सके, तो उस इंसान को जो आज कॉमा की स्थिति में है, या बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में है जिसमें बहुत सफ़र कर रहा है, उस डिजीज से उसको छुटकारा मिल सकता है, वो फिर से नॉर्मल जीवन में आ सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब देयर इज अ होप की तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर ये चैलेंज इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भारत के अंदर जो बोल सकते हैं एक्टिव यूथेनेशिया है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया, जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के आधार पर देखा कि केस के आधार पर कितना सीवियर केस है, राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, राइट, ऐसी स्टेट में अगर हम देखा है कि जहाँ पर रिकवरी का कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई भी मतलब बोल सकते हैं हम आशा नहीं कर सकते कि वो पेशेंट रिकवर होगा, उस केस में हमने कहीं ना कहीं पैसिव यूथेनेशिया को इजाज़त दी है। और पैसिव यूथेनेशिया को रिकॉग्नाइज किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर, उसमें इसे रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इट वाज ओवरऑल अबाउट यूथेनेशिया, नो डाउट इट हैज़ बीन अ कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, पर अगर हम देखें तो इट इज़ पैसिव यूथेनेशिया कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग सफरिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पेन में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक सम्मान के साथ मौत जो है वो दे पाएगा, क्योंकि राइट टू डाई विद डिग्निटी ये कहीं ना कहीं हमारा एक फंडामेंटल राइट रहता है, राइट। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसा पहला देश कौन सा था जिसने पैसिव यूथेनेशिया को अपने देश में लागू किया था। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ दैट कंट्री। और आखिर में अगर मैं कहूँ तो ये पूरा कंटेंट न्यूज़ के साथ और बाकी डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आपको मेंस राइटिंग के लिए चाहिए तो आप अपनी पाठशाला.com पर करंट अफेयर्स के इंग्लिश पोर्शन में जाके इस पूरे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी ब्रीफ में मैंने आपको पूरा समझा दिया है व्हाट इज यूथेनेशिया, क्या पर्क्स हैं, क्या प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, और किस तरह से
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, राइट, फॉर यूपीपीएससी। आरओ की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो मॉक टेस्ट 30 प्लस मिलेंगे। सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वहां 13 प्लस टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। पीवाईक्यूज 8 प्लस टेस्ट हैं और साथ ही में करंट अफेयर्स जो आपको मिलेंगे वो भी 60 प्लस टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगेन इट्स अ बोनस फॉर यू। और आखिर में अगर मैं बात करूं बिहार टेस्ट सीरीज की, बिहार पीसीएस के लिए, तो 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि अगेन बहुत रेलेवेंट है, 10 प्लस मतलब 10 से ज्यादा आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज जो बिहार के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 30 से ज्यादा पीवाईक्यू वाले टेस्ट मिलेंगे। और करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको 65 से ज्यादा यहाँ मिलने वाले। तो इनकी सभी की प्राइस, तीनों की प्राइस 299 है। आप ये जल्द से जल्द परचेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और अच्छे स्केल पर ले जा सकते हैं। तो अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज जो आपके लिए लेकर आया है, साथ ही में अपनी पाठशाला की वेबसाइट पर जाके आप इन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।